क्लाइमेट चेंज, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, हमारे फ्यूचर का नहीं बल्कि प्रेजेंट का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। जिसके भयानक असरात में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, रेगिस्तानों का फैल जाना, हीट वेव्स का आना, जंगलात में आग लग जाना, ग्लेशियर्स का बहुत तेज़ी से पिघल जाना, तूफ़ानी बारिशें होना, सैलाब आना और सतह समंदर का ऊपर आ जाना है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज खुराक और पानी की किल्लत, इंसानों में बीमारियां, बड़े लेवल की माइग्रेशन और इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट्स को भी जन्म देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज को वर्ल्ड हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। दुनिया में जो अमीर ममालिक हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा हिस्सा है, जबकि जो गरीब ममालिक हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा न होने के बराबर है या तो बिल्कुल भी कम है। फिर भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यही गरीब ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के मुताबिक 1850 से 2023 तक ग्लोबल टेम्परेचर में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है और उनका दावा है अगर इसी रफ्तार से डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जारी रही तो 2090 तक ग्लोबल टेम्परेचर में 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इजाफा हो सकता है। और मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है तो अर्थ की पिक्चर कुछ ऐसी है। और अगर यही टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा तो अर्थ की जो कंडीशन होगी वो कुछ यूँ होगी। तो सोचें, इस वक्त गर्मियों में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है तो हीट वेव्स आती हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक्स आ जाते हैं, आप रोड पे खड़े नहीं हो सकते, आप अपने खुले सेन में नंगे पाँव नहीं निकल सकते। हब्स इतना होता है कि सख्त गर्मी में आपकी बॉडी से निकला हुआ पसीना खुश्क नहीं हो पाता। तो सोचें, जब टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा। तो हम में से बहुत सारे लोगों को क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल टेम्परेचर जो हर साल राइज होता जाता है, इसकी बेसिक वजूहात का नहीं पता। तो एक नज़र डालते हैं ग्लोबल टेम्परेचर राइज होने की बेसिक वजूहात पे। ज़मीन से 15 से 35 किलोमीटर के फासले में जो नीला आसमान असल में ओजोन लेयर कहलाती है, जिसने पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा है। इस ओजोन लेयर का काम है सूरज की तरफ से आने वाली खतरनाक और बहुत तेज़ शुआओं को, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है, इनको फिल्टर करके दरमियानी टेम्परेचर में तब्दील करके ज़मीन की तरफ छोड़ना। और ओजोन लेयर से फिल्टर होने के बाद सूरज की इन शुआओं का टेम्परेचर इतना रह जाता है जिस टेम्परेचर पे ज़मीन में ज़िंदगी का क़याम मुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ओजोन लेयर है तो फिर अर्थ का टेम्परेचर हर साल बढ़ता क्यों है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि ओजोन लेयर बनती कैसे है, उस पर एक नज़र डाली जाए। हमें प्राइमरी स्कूल में ही सिखाया जाता है प्लांट्स सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और जिस प्रोसेस के ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पानी के 6 मॉलिक्यूल्स ज़मीन से जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। और यही ग्लूकोज प्लांट्स की ग्रोथ और उनकी फ्रूट मेकिंग और फ्लावर्स मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस केमिकल रिएक्शन पे ज़रा गौर किया जाए तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स तो ज़मीन से ही लेते हैं। मगर रिएक्शन के बाद ग्लूकोज का फार्मूला देखा जाए तो कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के सिर्फ 6 एटम्स इस्तेमाल होते हैं। और ये ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्लांट्स के किसी काम के नहीं होते, तो प्लांट्स उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो ज़रा सोचें, अगर एक प्लांट सिर्फ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है और रिवर्स में हमें फ्रेश ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करता है, तो एक पूरा दरख्त दिन में फिर कितना कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करता होगा और कितना फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज़ करता होगा। अब इस फ्रेश ऑक्सीजन का बहुत कम हिस्सा अर्थ पर हम इंसान और जानवर सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में
हाइट गेन करके ओजोन लेयर बनाता है। यहाँ एक बात आप दिमाग में रख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक इन कलर होती है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, जबकि ऑक्सीजन ब्लू लाइट इन कलर होती है और सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस बात से ये जाहिर हुआ कि अर्थ पर प्लांट्स वाहिद ज़रिया हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद दुनिया बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री लगाने लगी। शुरू में तो ये इंडस्ट्री कोयले से चलाई जाती थी, मगर बाद में कोयले को ऑयल, पेट्रोल और डीजल से रिप्लेस कर दिया गया। प्रोडक्शन इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री और एयर इंडस्ट्री सब में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होने लगा और उससे एटमॉस्फेयर में बेताशा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मकदार बढ़ गई। साथ में बढ़ती हुई जंगी मशकें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स ने भी अपना अच्छा खासा हिस्सा डाल दिया। जबकि दूसरी साइड से इंसान ने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और कंस्ट्रक्शन की लकड़ी के लिए जंगल का सफाया करना शुरू कर दिया। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बनना रुक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन भी रुक जाती है, जिसकी वजह से एक साथ अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार तेज़ी से बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मकदार बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ओजोन लेयर बनने के बजाय इतनी बारीक हो जाती है कि ओजोन लेयर पे होल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं बगैर फिल्टर हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, काला धुआं, इन रेस को 100% एब्जॉर्ब करके अर्थ की तरफ भेज देता है, जिससे अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खित्ता मुतासिर है वो है साउथ एशिया का। साउथ एशिया में भी ख़ास तौर पर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ममालिक हैं, क्योंकि इन ममालिक के एक साइड में हिमालयन ग्लेशियर्स होती हैं और दूसरी साइड में इंडियन ओशन होता है और इंडियन ओशन का टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड दुनिया के बाकी समंदरों से ज़्यादा होता है। क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से समंदरी सतह का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेट ऑफ एवापोरेशन भी बढ़ जाती है, मतलब सतह समंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स हवा में तेज़ी से शामिल हो जाते हैं और यही वाटर मॉलिक्यूल्स जब हाइट गेन करते हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से कंडेंसेशन हो जाती है और कंडेंसेशन की वजह से बादल बन के वापस बारिश की शक्ल में बरसते हैं। और अब जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पानी से हवा में शामिल होते हैं और यही मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन के बाद तूफ़ानी बारिश बन के बरसते हैं। साउथ एशिया में मार्च अप्रैल के बाद गर्मी शुरू हो जाती है तो हिमालयन ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाती हैं और डाउन्स की तरफ पानी का फ्लो बढ़ जाता है। जून जुलाई में मानसून की तूफ़ानी बारिशें भी साथ शुरू हो जाती हैं तो ग्लेशियर्स का पानी और बारिशों का पानी साथ मिल जाता है और दरियाओं और नालों से ओवरफ्लो हो जाता है और आसानी से अपना रास्ता बदल कर आबादियों की तरफ रुख कर देता है। हिमालय के पहाड़ों से लेकर आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका में दूर दूर तक फैली हुई ग्लेशियर्स इतनी तेज़ी से पिघल रही हैं कि इनका पानी समंदरों में शामिल हो रहा है, जिससे सतह समंदर ऊपर आ रही है और यही वजह है कि आज बहुत सारे आइलैंड्स ज़ेर पानी आ चुके हैं और बांग्लादेश जैसे ममालिक की ज़मीन श्रिंक होती जा रही है। तेज़ी से पिघलने वाली ग्लेशियर्स ना सिर्फ फ्लड्स और सी लेवल राइज होने का सबब बनती हैं, बल्कि दुनिया में पीने और एग्रीकल्चर के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इन्हीं ग्लेशियर्स से आता है। अगर इतनी तेज़ी से ये ग्लेशियर्स पिघलती रही तो अगले 50 सालों में तमाम ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगी और फिर पीने के लिए और एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए पानी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा सोचें, अगर इंसान कुदरत के कवानीन के ख़िलाफ़ जाएगा तो कुदरत कितनी शिद्दत से इस बात का बदला लेगी, इस बात का अंदाज़ा इंसान लगा ही नहीं सकता। तो इंसान अर्थ पर अपने वजूद का दौरानिया बढ़ाना चाहता है तो आज से ही दरख्तों को काटना बंद कर दे और नए दरख्त को उगाना शुरू कर दे। हर इंसान जिम्मेदारी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त उगाए और उसकी देखभाल बिल्कुल ऐसे करे जैसे वो अपने छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से अर्थ में दरख्तों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, बड़े बड़े फॉरेस्ट्स उगाएंगे, ऑक्सीजन की मकदार बढ़ जाएगी और ब्लैक फ्यूम्स की मकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा और हर तरह की ज़िंदगी का क़याम मुमकिन हो जाएगा। बाकी यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है और इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हर साल दुनिया के तमाम ऑफिशियल्स
کسی ایک ملک میں جمع ہوتے ہیں اور گلوبل وارمنگ سے ریلیٹڈ موڈیولز پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2050 تک فوسل فیولز کا جو استعمال ہے اس کو زیرو کر دیں گے۔ اس وقت دنیا کی جو انڈسٹری رن کر رہی ہے سنس انڈسٹریل ریولوشن سے، اس کی بنیاد جو ہے وہ فوسل فیولز کے یوز پر ہے۔ تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک دم سے دنیا اتنی بڑی انڈسٹری کو چینج کرے گی اور رینیویبل انرجی کی بیس پہ کنورٹ کر دے گی؟ اگر دنیا کے انڈسٹریلائزڈ کنٹریز ایسا کرنا بھی چاہیں اور جن ممالک اور جن آرگنائزیشنز کی معیشت ان فوسل فیولز کی ایکسٹریکشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیا یہ ممالک اور آرگنائزیشنز راضی ہوں گی؟ اس کی زندہ مثال ہے 2022 کے لاسٹ میں کوپ 28 قطر میں منعقد ہوئی تھی اور اس میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو خاص طور پر اپنا رول ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اور ان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز میں قطر بھی شامل ہے۔ جبکہ قطر میں ہونے والے کنونشن کے باوجود قطر نے اس کنونشن میں پارٹیسپیٹ تک نہیں کیا۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ان ممالک کی جو معیشت ہے وہ نیچرل ریسورسز اور فوسل فیولز پر ایگزسٹ کرتی ہے، تو کیا یہ اپنی معیشت کو تباہ کر کے رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے؟ اگر یونائٹڈ نیشن کامیاب بھی ہو جائے کہ اتنی بڑی انڈسٹری کو فوسل فیول کے یوز سے رینیویبل انرجی کی طرف کنورٹ کرنا، تو اتنی بڑی انڈسٹری کو کنورٹ کرنے کے لیے بھی جو انڈسٹری لگ جائے گی، اس کے اثرات کتنے بھیانک ہوں گے ہمارے ایٹماسفیئر میں۔ یونائٹڈ نیشن دنیا کے امیر ممالک کے ساتھ مل کر غریب ممالک کو فنڈنگ کرے اور جتنی بھی دنیا میں بیرن لینڈس ہیں وہاں پہ نئے فارسٹس کو اگائے۔ اس طریقے سے ہم اپنی لائف کو ارتھ میں پرولونگ کر سکتے ہیں، مگر اس فیکٹر کو مکمل ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔